afternoon everyone. I welcome you all to SRS IAS and Law Academy. जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने जुडिशरी के फ्रेश बैचेस के रिगार्डिंग कुछ पोस्ट शेयर की थी और आज से हम अपना जुडिशरी का बैच जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये सिर्फ एक एड्रेसल क्लास होगी जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे कि जो बच्चों के फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं वो सब कुछ, और बच्चों की स्ट्रेटजी क्या रहेगी, हमारी जो एकेडमी है वो आपको क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करवाएगी, और जितने भी मैटर्स हैं जुडिशरी के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग वो सब हम आज की क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ताकि आपके जो डाउट्स हैं जो टाइम टू टाइम बच्चों के दिमाग में उठते रहते हैं या बच्चों के पेरेंट्स के दिमाग में उठते रहते हैं वो सारे आज की क्लास में क्लियर हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है हमारे दिमाग में कि जुडिशरी का एग्ज़ाम देने के लिए हमारे पास कौन सी एसेंशियल क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। ठीक है, तो एसेंशियल क्वालिफिकेशंस में हमारे पास एक LLB की डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। बट अगर आप जुडिशरी की तैयारी करना चाह रहे हो तो ज़रूरी नहीं है कि आपकी LLB कंप्लीट हो ही चुकी हो। ठीक है, अगर आप LLB के स्टूडेंट हो, फर्स्ट ईयर में हो चाहे फाइनल ईयर में हो, तब भी आप आज से ही अपनी जुडिशरी की प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट कर सकते हो। जैसे ही आपकी LLB कंप्लीट होगी आप प्रॉपरली तैयार होकर निकलोगे और अपना जुडिशरी के एग्ज़ाम में आप बैठ सकते हो और एग्ज़ाम दे सकते हो। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपकी LLB कंप्लीट ही हो, लेकिन जुडिशरी के एग्ज़ाम में बैठने के लिए आपकी LLB जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, और जिस भी स्टेट पे आप बैठ रहे हो, जिस भी स्टेट का आप जुडिशरी का एग्ज़ाम टारगेट कर रहे हो, उस स्टेट की जो भी लोकल लैंग्वेज है और जो भी लोकल लॉज हैं वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो एसेंशियल क्वालिफिकेशंस में बस जो लैंग्वेज है उसका ध्यान रखना होता है, बाकी हमारी LLB की जो डिग्री है वो होनी चाहिए। लाइसेंस इसके लिए मैंडेटरी नहीं है, तो लाइसेंस की ऐसी कोई प्रोविज़न नहीं है क्वालिफिकेशंस में। इसके अलावा अगला क्वेश्चन जो हमने एड्रेस कर ही दिया है कि व्हेन टू स्टार्ट, तो अगर आप LLB कर भी रहे हो तभी भी आप स्टार्ट कर सकते हो आज से ही, या फिर अगर आप LLB कर चुके हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, तब भी आप स्टार्ट कर सकते हो। कुछ एज लिमिट होती है, वो डिपेंड करता है स्टेट जुडिशरी के अकॉर्डिंग या आपकी जो भी आपकी रिजर्वेशन कास्ट हैं उसके अकॉर्डिंग, तो आप अपनी एज के हिसाब से देख सकते हो। और स्टार्ट करने में ऐसा नहीं है कि LLB आपकी कंप्लीट हुई ही हो। ठीक है, आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हो। इवन आप अगर प्रैक्टिस भी कर रहे हो और सडनली आपका माइंड बना है कि आपको अब जुडिशियल ऑफिसर बनना है, तब भी आप अपनी जो तैयारी है वो आज से स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि आप जुडिशरी करना क्यों चाहते हो। आप इंटरव्यू में बैठोगे कल को जब एग्ज़ाम्स क्लियर करके, तो आपसे अगर पैनल ये पूछे कि वाई जुडिशरी, तो आपके पास इसका एक सटीक आंसर होना चाहिए कि आपने जुडिशरी क्यों चूज़ किया है। ठीक है, अब वो हर स्टूडेंट के अकॉर्डिंगली आंसर बदल सकता है। हर किसी के अपने अपने रीजंस हो सकते हैं कि वो जुडिशरी को क्यों टारगेट कर रहे हैं, लेकिन आपको अपना एक गोल पता होना चाहिए कि अगर आप किसी चीज़ को अपना गोल बना रहे हो तो उसे आप अपना गोल क्यों बना रहे हो। ठीक है, क्या सोचकर आपने ये चूज़ किया कि आप जुडिशरी का एग्ज़ाम जो है वो दोगे, या क्यों अपनी इस कंपटीशन में आप उतरना चाहते हो। अगर आपके पास अपना गोल क्लियर होगा तभी आप इस कंपटीशन में टिक पाओगे। ठीक है, तो आप ये ज़रूर सोचकर अपनी तैयारी स्टार्ट कीजिए कि आप जुडिशरी करना क्यों चाहते हो, और जब आप डीमोटिवेट हो तब आप अपने आप को अपना ये गोल याद दिलाइए कि आपने जुडिशरी क्यों चूज़ की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन उठ जाता है कि अगर आप मोस्टली क्या होता है कि जब बच्चे LLB कर लेते हैं तो हर किसी को ये शौक होता है कि चलो अब LLB हो गई, अब लाइसेंस लेते हैं और हम प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कुछ बच्चे होते हैं जिन्होंने स्टार्टिंग से ये सोच रखा होता है कि नहीं हमने तो प्रैक्टिस नहीं करनी, हम जुडिशरी ही करेंगे, तो वो बच्चे जो है वो अपनी तैयारी उसी टाइम से स्टार्ट कर देते हैं, और वो बच्चे फ़ायदे में भी रहते हैं जो अपने LLB के टाइम से अपनी तैयारी कर रहे होते हैं। अब कुछ बच्चे जब प्रैक्टिस में आ जाते हैं वो कोर्ट की वर्किंग देखते हैं, अब जुडिशियल ऑफिसर्स को देखते हैं कि कोर्ट में किस तरीके से काम हो रहा है, तो वो उससे प्रभावित होकर जुडिशरी की तरफ अपना रुख कर लेते हैं। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है कि आपने अगर जुडिशरी की तरफ आना है तो आपको प्रैक्टिस का कोई एक्सपीरियंस हो। अगर आप नॉन प्रैक्टिसिंग भी हो, आपने जुडिशरी के बाद
डायरेक्ट स्टडी स्टार्ट कर दी, तैयारी स्टार्ट कर दी और प्रैक्टिस में आप नहीं गए, अगर आपने कोर्ट की वर्किंग नहीं देखी, तो भी आप जुडिशरी में अपीयर हो सकते हो। लेकिन जो बच्चे प्रैक्टिस कर कर आते हैं, उनको थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल नॉलेज होती है कि कोर्ट में वर्किंग कैसे होती है, और जो बियॉन्ड बुक्स जो नॉलेज है वो उनके पास होती है, तो एक उन्हें मार्जिन मिल जाता है। सो प्रैक्टिस वर्सेस नॉन प्रैक्टिस में बस इतना सा डिफरेंस है। अगर आप नॉन प्रैक्टिसिंग भी हो तो ऐसा इतना कोई डिफरेंस नहीं पड़ता अगर आप नॉन प्रैक्टिसिंग भी हो जुडिशरी के लिए, ठीक है। और एक और चीज़ है कि कुछ एग्जाम्स हैं जो जुडिशरी के सेम ही, हमारा लॉ का सिलेबस तो सेम ही होता है, तो अगर आप के पास एक्सपीरियंस हो, और हायर जुडिशरी में हमारे पास एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, तो आप तैयारी कर ही रहे हो तो आप हायर जुडिशरी के लिए भी कभी ना कभी अपीयर होगे, तो तब आपके लिए ये जो प्रैक्टिस है ये काम आएगी, ठीक है। नेक्स्ट है स्टेट्स टू टारगेट। आपको जब भी आप जुडिशरी की प्रिपरेशन स्टार्ट करने बैठो तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप कौन कौन सी स्टेट जो है उसे टारगेट करोगे, क्योंकि हर एक स्टेट का जो जुडिशियल एग्जाम है उसमें कुछ जो मेन सब्जेक्ट्स हैं वो तो सेम ही होते हैं, लेकिन कुछ जो लोकल लॉज हैं वो डिफर करते हैं स्टेट टू स्टेट, ठीक है। तो अगर आपने एक स्टेट फिक्स कर रखी है, अपना एक गोल सेट कर रखा है कि मुझे इसी स्टेट को टारगेट करना है, इसी स्टेट की जुडिशरी एग्जाम को क्लियर करना है, क्रैक करना है, तो आप अपनी उस स्टेट के अकॉर्डिंग तैयारी उस तरीके से करोगे, ठीक है। जैसे जुडिशियल दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज है, बहुत प्रेस्टिजियस एग्जाम होता है, और उसका लेवल भी थोड़ा अलग ही एग्जाम होता है, ठीक है, अलग लेवल का एग्जाम होता है। अब जहाँ जो हमारी नॉर्थ वाली स्टेट्स हैं, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, हिमाचल हो गया, इसके जो एग्जाम्स हैं ऑलमोस्ट सेम आते हैं, और इसके सिलेबस भी ऑलमोस्ट सेम है। कुछ लोकल लॉज हैं, वो सारे लॉज हम कवर करेंगे। हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, इन चारों स्टेट्स को हम टारगेट करते हुए अपना कोर्स जो है हमने उसी हिसाब से डिज़ाइन किया है, और आपको वो सारे सब्जेक्ट्स जो है वो यहाँ पर पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन बच्चों का ये भी होता है कि हम क्या सारी स्टेट्स जितनी भी हैं, जितने भी एग्जाम्स आ रहे हैं, बच्चे क्या करते हैं कि वो एक से ज़्यादा स्टेट्स को टारगेट करते करते थोड़े से डिसओरिएंटेड हो जाते हैं, ठीक है। तो आपने जब अपनी तैयारी स्टार्ट करनी है, अगर आप पंजाब को टारगेट लेकर चल रहे हो तो उससे थोड़े मिलते जुलते जो हैं वो स्टेट्स लीजिए जहाँ पर सब्जेक्ट्स जो हैं वो सेम सेम हो। ज़्यादा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आप थोड़े से ना ऐसे डिसओरिएंटेड हो जाओगे, आपको पता नहीं चलेगा कि मैं इस स्टेट पर फोकस करूँ या मैं इस स्टेट पर फोकस करूँ, ठीक है। तो आप अपनी स्टेट्स ज़रूर एक से ज़्यादा रख सकते हो, जैसे पंजाब के साथ आप कॉम्बिनेशन बना के हरियाणा और हिमाचल रख सकते हो, या दिल्ली रख सकते हो, या हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली रख सकते हो, क्योंकि पंजाब के लिए आपको पंजाबी लैंग्वेज आनी ज़रूरी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक से ज़्यादा 2 या 3 स्टेट्स का सब्जेक्ट बनाइए, कॉम्बिनेशन बनाइए, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। इससे ज़्यादा अगर आप बनाओगे तो फिर आप भटक जाओगे, ठीक है। तो स्टेट्स आप अपनी चूज़ कर लीजिए अपने सिलेबस के अकॉर्डिंगली, अपने एरिया के अकॉर्डिंगली, जो भी आपको सेट बैठता है, ठीक है। नेक्स्ट है ऐसा बोला जाता है कि जो बेयर एक्ट्स हैं वो हमारी बाइबल है। आपने अगर इंटरव्यूज़ भी सुने होंगे जिन बच्चों के एग्ज़ाम क्लियर होते हैं, वो भी यही कहते हैं कि बेयर एक्ट्स जो है वो हमारी बाइबल है। बेयर एक्ट्स बार बार पढ़ो, बेयर एक्ट्स पढ़ो बार बार, लेकिन उससे पहले आपको बेयर एक्ट को समझना ज़रूरी है। बेयर एक्ट के एक एक वर्ड में इतनी इतनी डिटेल छुपी हुई है, वो डिटेल्स आपको पता होंगी, उसके बाद आप बेयर एक्ट को पढ़ोगे, समझोगे, तो आपके लिए वो बाइबल है। अगर आप बेयर एक्ट को ऐसे ही पढ़ रहे हो, एक रीडिंग दे रहे हो, आपको पता ही नहीं है कि उसमें एक एक वर्ड जो है, उसमें जो डिटेल छुपी हुई है वो आप नहीं समझ पा रहे हो, तो बेयर एक्ट आपके लिए तब सफिशिएंट नहीं होगा, ठीक है। तो बेयर एक्ट ज़रूर हमारी बाइबल है। पढ़ने का तरीका भी यही होता है कि पहले हम बेयर एक्ट के प्रोविज़न पढ़ते हैं, फिर उसके बाद उसे डाइसेक्ट करते हैं, उसे समझते हैं, उसका जितना भी लैंग्वेज है, उसके पीछे जो जो मीनिंग्स निकल रहे हैं, जो जो उससे क्वेश्चंस फ्रेम किए जा सकते हैं, जैसे केसेस हमारे सामने आ सकते हैं रियल लाइफ में, वो सारी चीज़ें हम देखते हैं। उसके बाद फिर हम जब अपना जो भी मैटर है वो समझते हैं, प्रोविजंस समझते हैं, फिर जब हम रिवीजन करने बैठते हैं तब हम दोबारा एक बार बेयर एक्ट को देखते हैं। बेयर एक्ट को पढ़ने का तरीका भी ये है कि एक बार उसे रीड करो, समझो, और उसके बाद रिवाइज करने के लिए फिर से बेयर एक्ट पर लौट जाओ, ठीक है। तब क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं होगा, इतने सारे सिलेबस सब्जेक्ट्स होंगे,
तो आप सारा सिलेबस एक साथ बैठ के पढ़ने नहीं बैठ सकते एग्जाम के टाइम पर। तो बेयर बाइबल हैं, लेकिन अगर आपको वो समझ हो उन बेयर की, तो वो जो एक एक चीज़ जो एक्सप्लेन करनी है, जो डाइसेक्ट करना है, वो सारा आपको अपनी रेफरेंस बुक्स में मिलेगा। और स्टैंडर्ड बुक्स हैं हमारे लॉ की, सारे सब्जेक्ट्स की। जैसे जैसे हम सब्जेक्ट स्टार्ट भी करते जाएंगे, आपको वो स्टैंडर्ड बुक्स बताते जाएंगे। जैसे आईपीसी की केडी गौर है, सीआरपीसी की केलकर है, बहुत अच्छे अच्छे हमारे राइटर्स हैं। और बुक्स का भी ऐसा है कि जो बुक जिसकी लैंग्वेज आपको समझ में आए वो बुक आप चूज कीजिए। ज़्यादा सोर्सेज पर नहीं भागना, आपने यहाँ से भी नॉलेज इकट्ठी कर लो, वहाँ से भी इकट्ठी कर लो, ऐसा करोगे तो भी भटक जाओगे, ठीक है। तो बुक्स अपनी रिसोर्सेज अपने लिमिटेड रखिए, उन्हीं से अपनी तैयारी कीजिए, पर तैयारी जितनी कीजिए वो अच्छे से कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है नोट्स कैसे प्रिपेयर करने हैं। तो नोट्स जैसे जैसे हम क्लासेस स्टार्ट करेंगे वैसे वैसे भी आपको बताते रहेंगे कि नोट्स कैसे तैयार करने हैं। नोट्स तैयार करने का भी हर स्टूडेंट का अपना अपना तरीका होता है। हो सकता है स्टूडेंट ए जो है उसे ज़्यादा नॉलेज हो चीज़ों की और क्लास में जो डिस्कस किया जा रहा है वो उसे ऑलरेडी पता हो, तो वो अपने नोट्स में सब कुछ ना लिख रहा हो सकता है स्टूडेंट बी है जिसे सब कुछ इतना अच्छे से नहीं पता था पहले से और क्लास में उसे कुछ चीज़ें ऐसी लगी जो उसके लिए नई थी, वो अपने नोट्स उस तरीके से बनाएगा। जो स्टूडेंट ए है वो अपने नोट्स अपने तरीके से बनाएगा। और किसी के भी नोट्स स्टूडेंट ए को स्टूडेंट बी के नोट्स उतना हेल्प नहीं कर सकते, ठीक है। नोट्स अपने हैंड रिटन खुद के बनाइए, किसी के नोट्स बोरो करके पढ़ लेने से आपको उतना फायदा नहीं होगा। दूसरा नोट्स बनाने की सबका मैंने जैसे कहा कि अपना अपना तरीका है। तो क्लास में कुछ चीज़ें हैं जो वो डिस्कस की जाएंगी, कुछ केस लॉज हैं जो आपको डिक्टेट किए जाएंगे और कुछ आपको इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस हैं। आंसर राइटिंग में कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको डिक्टेट किए जाएंगे और उन क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी। क्लास में आपको कुछ क्वेश्चंस जो हैं उसकी क्लास में आपको टाइम दिया जाएगा कि आप उसे अटेम्प्ट करके देखो, डिस्कशंस होंगी और उस तरीके से आप अपने नोट्स अपने तरीके से बनाइए, जैसे आपको समझ में लगता है वैसे बनाइए, ठीक है। नोट्स का एज सच कोई फॉर्मूला नहीं है बनाने का। और आपने जैसे एलएलबी में अपने नोट्स बनाए होंगे, जिस भी तरीके से आप पढ़ते आए हो उसी तरीके से आपने इसकी भी तैयारी करनी है। नेक्स्ट है हमारी कोर्स ड्यूरेशन कितनी होगी। तो जुडिशरी का एग्जाम है, आप जज बनने जा रहे हो, कल को आपने रियल लाइफ केसेस हैंडल करने हैं, तो आपको जितना भी लॉ है वो बहुत डिटेल में पढ़ाया जाएगा। 1 साल का हमारा कोर्स होगा। उस कोर्स में आपको सारे मेजर सब्जेक्ट्स, सारे मेजर लॉ सब्जेक्ट्स, जो भी हमारे माइनर सब्जेक्ट्स हैं, जो स्टेट जुडिशरीज जो मैंने आपको बताया कि दिल्ली, हिमाचल, हरियाणा, इन सब के जो लोकल लॉज हैं ये आपसे डिस्कस किए जाएंगे। तो इसी 1 साल की ड्यूरेशन में आपको ये सारी चीज़ें जो हैं वो बताई जाएंगी, ठीक है। और इसी के साथ साथ आपको ऐसे राइटिंग, करंट अफेयर्स, जीके, जितना भी कुछ हमारे एग्जाम में पूछा जाता है, जो भी कुछ हमारे एग्जाम के लिए रेलिवेंट है, वो सारी चीज़ें जो है वो कोर्स में इंक्लूड की जाएंगी। तो हमारा कोर्स जो है वो 1 साल तक का होगा। 1 साल आपने हमें देना है और 1 साल आपने खुद को भी देना है, ठीक है। आप जो जज बनने जा रहे हो उस 1 साल में आपको एक जज की तरह रहना, बैठना, सीखना है। वो डिसिप्लिन आपको अपने आप में लाना है और आपको उसी तरीके से तैयारी करनी है, पूरी अच्छी तरह से, पूरी शिद्दत से। 1 साल अगर आप अपने आप को दे दोगे तो आप ज़रूर ये एग्ज़ाम जो है वो क्रैक कर पाओगे और एक प्रेस्टिजियस पोजीशन पर पहुंचोगे। नेक्स्ट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की बहुत बात की जाती है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो हैं वो सॉल्व करने कितने इंपॉर्टेंट हैं। तो हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने बहुत इंपॉर्टेंट है। प्री में आपके ये बहुत हेल्प करते हैं। कैसे कि देखो, आप क्लास में पढ़ लेते हो मैटर जितना भी है, ठीक है, क्लास में जो भी डिस्कशन हुई आपने पढ़ ली, बट जब क्वेश्चन की फॉर्म में वो आपके पास सामने आता है, वही मटेरियल में से कुछ ना कुछ घुमा कर या डायरेक्ट वे में भी कोई भी बारीकी से आपको क्वेश्चन पुट कर लिया जाता है, तो वहां पर आप कंफ्यूज हो जाते हो कि ये कहाँ से आ गया। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने का यही फायदा होता है कि आपको पता होता है कि अच्छा इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं और आपने इन चीज़ों पर ध्यान देना है, ये आपके इंपॉर्टेंट एरियाज हैं। यहाँ से क्वेश्चंस ज़्यादा बनते हैं, यहाँ से क्वेश्चंस कम बनते हैं, ये थोड़े कम इंपॉर्टेंट एरियाज हैं। या जो जैसे अभी हमने कुछ एडीए की मॉक टेस्ट सीरीज भी की है, तो वहाँ पर आप देख सकते हो कि किस तरीके से क्वेश्चंस जो हैं वो पुट किए जाते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपको यहाँ पर भी
अकेडमी में भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो टाइम टू टाइम आपके टेस्ट होते रहेंगे, जैसे जैसे सिलेबस कवर होगा तो वैसे वैसे आपको क्वेश्चन पेपर्स भी दिए जाएंगे और आप उन्हें सॉल्व कीजिएगा। और आपके नोट्स के साथ भी आपको ये डिस्कस किया जाएगा कि ये प्री का क्वेश्चन बनता है, ये मेंस का क्वेश्चन बनता है, इंटरव्यू में आपसे ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है। वो सारी चीज़ें क्लास में ही डिस्कस होगी जैसे जैसे हम टॉपिक्स डिस्कस करते जाएंगे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपने सॉल्व करने हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो कि क्लास में कोई टॉपिक हो गया तो आप घर पे बैठकर अपनी रिसर्च वर्क कीजिए थोड़ा सा और क्वेश्चन पेपर्स निकालिए, उनको वैसे ही सॉल्व करने की कोशिश कीजिए जैसा कि एग्ज़ाम सेंटर में आप बैठकर सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। प्रॉपर उसी टाइमिंग के साथ वही मार्किंग करते हुए, वही सारी आंसर कीज से मैच करते हुए, जिस तरीके से आपको आप एक क्वेश्चन आप एक एग्ज़ाम सेंटर के हॉल में बैठे होते हो, वहाँ पर आपको जैसा इन्वायरमेंट मिलता है वही सेम इन्वायरमेंट अपने आप में क्रिएट करके वही डिसिप्लिन के साथ आप अपने क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके भी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। बाकी आपको प्रैक्टिस तो यहाँ पर भी करवाई जाएगी। इसके अलावा मेंस और इंटरव्यू की क्या स्ट्रेटेजी रहेगी? मेंस में देखो आपको जब आप प्री का एग्ज़ाम दे रहे हो वहाँ पर तो आपको एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चन आते हैं, तो वहाँ पर आपको इतनी रिप्रोड्यूस करने का चांस नहीं होता कि आपने क्या पढ़ा है क्या नहीं, वही जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसी में से आपने टिक करना है। लेकिन मेंस के एग्ज़ाम में क्या होता है कि आपने जो भी पढ़ा लॉ में, जितना आपने ग्रेस्प किया और जो आपकी थिंकिंग है वो सारा आपने अपने आंसर राइटिंग में रिप्रोड्यूस करना होता है, ठीक है। तो मेंस में अब मैंने आपसे कहा कि आप अपना 1 साल दो अपने आप को डिसिप्लिन में रखो, ये सारी चीज़ें, वो सारी चीज़ें आपकी मेंस आंसर राइटिंग में झलकेंगी, ठीक है। जैसे जैसे आपने जो जो पढ़ा होगा, जितनी आपने रिवीजन की होगी, जो आपकी थिंकिंग बन गई होगी इस सारे प्रोसेस में, तो वो सारी चीज़ें आपको मेंस आंसर राइटिंग में एग्जामिनर को दिख जाएंगी कि ये बच्चे की क्या थिंकिंग है, क्या इसका जुडिशियल माइंड है या नहीं है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आपको मेंस आंसर राइटिंग में दिखानी है अपने। इसके अलावा मेंस के हम जब हम नोट्स बनाएंगे तब भी हम मेंस के क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस करेंगे और आपको जैसा कि मैंने कहा कि आपको एक क्वेश्चन जो है वो होमवर्क के लिए मिल जाया करेगा कि आपने खुद उसे तैयार करके कोशिश करनी है और यहाँ पर हमें चेक करवाना है। और जो है मेंस के क्वेश्चंस जो हैं वो आपको क्लास में भी कुछ क्वेश्चन जो हैं वो आपको डिक्टेट करवाए जाएंगे, ये भी बताया जाएगा कि मेंस आंसर राइटिंग करनी कैसे है, ठीक है। जैसे जैसे आपके टॉपिक्स आते जाएंगे वैसे वैसे हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करते जाएंगे। इसके बाद इंटरव्यू की स्टेज आती है, तो जब आपने प्री कर लिया, मेंस कर लिया, इंटरव्यू आपका एक इंटरव्यू नहीं होता, वो बेसिकली पर्सनैलिटी टेस्ट होता है। तो जो भी आपके पैनल में बैठे होते हैं, ज़्यादातर वो हाई कोर्ट के जजेस होते हैं, तो वो आपको बस देखना चाहते हैं कि क्या ये जो कैंडिडेट है, ये जो एस्पिरेंट है, इसमें वो जज वाली क्वालिटीज़ हैं, क्या ये आगे चलकर इतनी बड़ी पोस्ट जो है उसे हैंडल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो इंटरव्यू की भी छोटी छोटी जो बारीकियां हैं वो आपसे डिस्कस की जाएंगी। इंटरव्यू में वो देखते क्या है कि आप कितने काम एंड कंपोज्ड हो, आप कितने बैलेंस्ड हो, क्योंकि एक जज को क्या चाहिए कि वो दोनों पार्टीज को सुने, वो एक्यूज्ड का भी फेवर ना करे और वो प्रोसिक्यूशन के भी फेवर में ना जाए। तो वो बैलेंस्ड अप्रोच आप में कैसे आएगी, आपके बिहेवियर में भी आपको वो लानी पड़ेगी कि आप बैलेंस रहो, एक जज की तरह बिहेव करना आज से ही स्टार्ट कर दो। दोनों पार्टीज की तरफ कोई भी आपके रियल लाइफ में भी कोई इंसिडेंट होता है, दोनों सिक्के के दोनों पहलू देखो, अगर ये चीज है तो इसके पीछे कारण क्या है, दूसरी चीज भी तो हो सकती है, ठीक है। तो जब आप ये बैलेंस अपने आप में लाना स्टार्ट कर दोगे, वो आपकी मेंस आंसर राइटिंग में, आपकी पर्सनैलिटी में वो हर जगह झलकेगा, ठीक है। वहीं आपको यही छोटी छोटी चीजें जो है वो आपको इंटरव्यू में काम आएंगी। इसके अलावा आप कितने काम हो, जजेस ने आपसे पैनल ने आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे, आप उस पर कितना घबरा रहे हो, या अगर आपने किसी क्वेश्चन का सही आंसर दे दिया, आप में कहीं कॉन्फिडेंस तो नहीं आ गया, आप कितना फ्लक्चुएट कर रहे हो अपनी पर्सनैलिटी में, वो सारी चीज़ें जो छोटी छोटी बारीक बारीक चीज़ें होती हैं वो देखते हैं, ठीक है। तो आपने वो सारी चीज़ों की प्रैक्टिस इसी कोर्स के दौरान करनी है, अपने आप में ये चेंजेस लेकर आने हैं। लेकर आओगे तो ही साल के एंड तक जब भी आप एग्ज़ाम क्लियर करने के काबिल बनोगे, तो वो सारी चीज़ें आप में इम्बाइब हो चुकी होंगी, आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा हो चुकी होंगी। तो आपको वहाँ पर जाकर अचानक से इंटरव्यू में जाकर कुछ फेक नहीं करना पड़ेगा, और फेकनेस जो है ना वो चुटकियों में पकड़ी भी जाती है। तो ये चीज़ें थी डिस्कस करने वाली। इसके अलावा बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि
कोचिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, सेल्फ स्टडी में और कोचिंग में क्या डिफरेंस है, या ज़रूरी है क्या कि कोचिंग करके ही आप एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो, क्या सेल्फ स्टडी से एग्ज़ाम क्लियर नहीं होते हैं, दोनों तरीके से होते हैं। सेल्फ स्टडी में भी आप एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो, नो डाउट, कोचिंग में भी आप कर सकते हो। कोचिंग में देखो क्या होता है कि आपको थोड़ी सी डायरेक्शन मिल जाती है, आपको गाइड करने वाला कोई मिल जाता है, आपका होमवर्क कम हो जाता है। जब आप सेल्फ स्टडी कर रहे होते हो तो आपको सारा रिसर्च वर्क खुद से करना होगा, आपको अपने आप में डिसिप्लिन वो है खुद से मेंटेन करना होगा। आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो आपको एकेडमी में मिल जा रहे हैं वो आपको खुद से ढूंढने होंगे, तो बहुत सारा टाइम जो है वो ऐसे जाता है सेल्फ स्टडी में। बट ऐसा नहीं है कि आप सेल्फ स्टडी से कर नहीं सकते। कोचिंग में आपका बहुत सारा टाइम की बचत होती है, आपको गाइडेंस मिलती है, आपको क्वेश्चंस जो हैं वो मिल जाते हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज जो हैं वो आपको कोचिंग से मिल जाते हैं, तो आपका बहुत सारा टाइम जो है वो बचता है, ठीक है। तो कोचिंग का इतना सा फायदा है। और जब आप सेल्फ स्टडी करते हो ना तो आपके पास अपने क्वेश्चंस पूछने के लिए कोई होता नहीं है कि किसके पास जाएं, किससे पूछें। कोचिंग में आप अपने टीचर से पूछ सकते हो, क्लास में जो डिस्कस हुआ वो आप एक दूसरे से डिस्कस कर सकते हो, तो वहाँ पर आपको एक इन्वायरमेंट मिल जाता है जहाँ पर आप ये देख सकते हो कि आपके साथ में और कितना कंपटीशन है। सेल्फ स्टडी में आप घर पर बैठे हुए हो, अपने कमरे में हो, रूम में हो, लाइब्रेरी में जाकर पढ़ रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप घर पर बैठ रहे हो, सोशलाइज नहीं हो रहे, तो वो बहुत हद तक आपका कॉन्फिडेंस जो है वो लूज कर देता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, छोटी छोटी चीज़ें, ये आपको दूसरे स्टूडेंट से डिफ्रेंशिएट करती हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बना रहता है। ग्रुप डिस्कशंस जब आप करते हो तब आपको पता चलता है कि अच्छा मैं ये सोच रहा था, कोई और पर्सपेक्टिव है किसी और स्टूडेंट का, तो वो आपको ये सारी चीज़ें जो है वो देखने को मिलती हैं, ठीक है। बाकी क्लास का एक माहौल होता है, तो आप जब किसी और के साथ पढ़ के देखना तो आपको पता चलेगा कि आप इतनी जल्दी थकोगे नहीं। जब आप खुद से बैठकर पढ़ रहे हो तो बहुत सारी स्ट्रगल्स होती हैं, घर पर बैठकर पढ़ रहे हो तो और दूसरी डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, तो सेल्फ स्टडी में बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन चाहिए। वही डिसिप्लिन अगर आप कोचिंग ले रहे हो तो आपको पता है कि इतने से इतने घंटे तक हमें पढ़ना ही है, हमारी क्लास है ही, नेक्स्ट डे हमें होमवर्क दिखाना है, नेक्स्ट डे हमें आंसर राइटिंग करके दिखानी है, इतने वीकेंड पर हमारा ये टेस्ट है, तो आप वो सारी रिवीजन जो है वो टाइम टू टाइम अपने डिसिप्लिन वे में करते हो, ठीक है। तो आई थिंक बस इतना ही था। बाकी हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो आपको क्या क्या प्रोवाइड करवा रहा है वो हम बता देते हैं। आपके कोर्स में क्या क्या इंक्लूडेड होगा, आपको सारे मेजर सब्जेक्ट्स करवाए जाएंगे, लॉ के माइनर सब्जेक्ट्स करवाए जाएंगे, सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ सारा, और जो मैंने आपको स्टेट्स बताई, दिल्ली, हिमाचल, हरियाणा, पंजाब, इसको टारगेट करते हुए हम अपना कोर्स जो है वो हमने अपना कोर्स जो है वो डिज़ाइन किया है, और इन्हीं के जो सब्जेक्ट्स हैं वो आपको कवर करवाए जाएंगे। इसके अलावा आपको लैंग्वेज सब्जेक्ट्स करवाए जाएंगे, इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी पंजाब के लिए, हिंदी आपकी हिमाचल, हरियाणा वगैरह के लिए, दिल्ली के लिए इंग्लिश आपको लैंग्वेज करवाई जाएगी। ऐसे राइटिंग की प्रैक्टिस हुआ करेगी, जीके के जितने भी क्वेश्चंस जिन जिन एरिया से बनते हैं, जीके आपको कवर करवाई जाएगी। करंट अफेयर्स जो हैं वो डेली आपसे शेयर किए जाएंगे कि क्या करंट अफेयर्स चल रहे हैं। करंट अफेयर्स इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप एक जज बनने जा रहे हो, प्रैक्टिकल लाइफ में आपने काम करना है, तो आपको पता होना चाहिए कि आसपास की दुनिया में क्या चल रहा है, ठीक है। तो आपको सब कुछ पता होना चाहिए, चाहे आप प्रैक्टिस भी कर रहे ये पढ़ाई भी कर रहे हो, इसके साथ साथ आपको दुनियादारी का भी पता होना चाहिए कि दुनिया में क्या चल रहा है, ठीक है। तो आप कितने अवेयर हो अपनी सराउंडिंग से, ये भी इंटरव्यू में दिख जाता है कि आपको कितनी नॉलेज है, ठीक है। इंटरव्यू में कुछ भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आपको मॉक टेस्ट जो हैं वो भी करवाए जाएंगे, टाइम टू टाइम आपको टेलीग्राम पर क्विज जो हैं वो पोस्ट होती रहेंगी, ठीक है। आप टेलीग्राम चैनल जब ज्वाइन कर लोगे तो आपको रोज़ की 1 या 2 क्विज जो है वो पोस्ट की जाएंगी, आप उसको आंसर करने की कोशिश कीजिएगा, आपको अपना लेवल खुद ही पता चलता रहेगा। और आंसर प्रैक्टिस करने का ये भी एक फ़ायदा होता है कि जब आप एक गलत आंसर भी टिक कर देते हो तो नेक्स्ट टाइम आप वही गलती दोहराते नहीं हो। आपने एक बार गलत आंसर टिक किया, आपको पता चल जाएगा कि इसका आंसर ये था, ओह मैंने तो ये आंसर टिक कर दिया, तो नेक्स्ट टाइम से आप वही गलती दोबारा नहीं करोगे, ठीक है। बाकी एसेज जो हैं वो हम करवाते रहेंगे साथ साथ में। तो दैट्स इट फॉर टुडे।
अगर आपकी कोई और क्वेरीज हो हमारे एकेडमी से, आपने कुछ पूछना हो, आप कांटेक्ट कर सकते हो। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स मिल जाएंगे, डिटेल्स मिल जाएंगी, कांटेक्ट नंबर्स मिल जाएंगे, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। कोई अगर आपके कोई डाउट हो, कोई आपकी क्वेरी हो कोर्स के रिगार्डिंग, तो वो आप हमसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो हमसे कनेक्ट करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। कल से हम आईपीसी की क्लास स्टार्ट करेंगे, तो और साथ में हमारा कोर्स ऐसे चलेगा कि एक मेजर सब्जेक्ट चलेगा और उसके साथ ही एक एक माइनर सब्जेक्ट चलेगा, तो ताकि हमारे जितने भी माइनर सब्जेक्ट्स हैं वो भी साथ साथ में कवर होते रहें और मेजर सब्जेक्ट भी कवर होता रहे। उससे फ़ायदा ये होता है कि दोनों सब्जेक्ट्स भी कवर होते रहते हैं और आप पर बहुत ज़्यादा बर्डन भी नहीं पड़ता कि आप एक ही सब्जेक्ट को पढ़े जा रहे हो, तो थोड़ा सा एक थोड़ा हार्ड सब्जेक्ट और एक थोड़ा सा लाइट सब्जेक्ट, ठीक है। इस तरीके से कोर्स चलेगा। तो हम अपनी क्लासेस कल से स्टार्ट करेंगे। कल आपको जो भी हमारी फर्स्ट क्लास होगी, इंट्रोडक्शन क्लास, वो आपको यूट्यूब पर अवेलेबल हो जाएगी। बाकी की जो क्लासेस हैं वो सिर्फ हमारे स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल होंगी। 1 या 2 क्लासेस आई थिंक यूट्यूब पर पढ़ेंगी, उसके अलावा बाकी जितनी भी क्लासेस होंगी वो सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल होंगी। तो आप कांटेक्ट कर अपने आप को एनरोल करवा सकते हो कोर्स के लिए। बाकी आपको कांटेक्ट डिटेल्स जैसे कि मैंने बताया कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।